नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 5 और 6 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या आज के करंट अफेयर में। हमारा पहला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 5 दिसंबर, ऑप्शन डी है 7 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस की शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस की शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत करी थी। तो अभी क्या है, जब इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेजेंस विद डिसेबिलिटी दिवस, इसके उपलक्ष्य में जो दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। विश्व की जितनी जनसंख्या है, विश्व की जितनी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 15% क्या है, वो दिव्यांग है। कोई ना कोई, किसी ना किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। और अगर हम टोटल दिव्यांग लोगों की बात करते हैं, मतलब विश्व में अगर विश्व की जनसंख्या का 15% लोग मतलब दिव्यांग हैं या अपंग हैं या किसी भी डिसेबिलिटी से वो जूझ रहे हैं, तो इस 15% का लगभग 80% लोग वो किस में है, वो विकासशील देशों में है। भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में। तो कभी कभी वो स्टेटमेंट पूछ लेता है डाल के कि विश्व की समस्त जनसंख्या का 15% लोग दिव्यांग हैं, तो ये सही बात है। और 15% का लगभग 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, ये भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 3 दिसंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए एक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। तो अभी क्या करा है, जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित अभी किया है, वो किसने किया है? वो कराया भारतीय विज्ञान संस्थान, आईसीएससी बेंगलुरु, आईसीएससी बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में आईसीएससी, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है? ऑप्शन ए है गिरावट, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है कोई बदलाव नहीं हुआ, ऑप्शन डी है कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो अभी क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाम की एक बॉडी है। ठीक है, इसने एक डाटा पब्लिश कराया अभी हाल ही में। इन्होंने कहा है कि 2010 से लेके 2021 तक क्या हुआ है, जो एड्स के मतलब एचआईवी पॉजिटिव जो लोग थे, मतलब लोग आने की जो दर थी, एचआईवी पॉजिटिव होने की जो मतलब दर थी, वो क्या हुआ है, उसमें 46% की कमी हुई है। 46% की कमी हुई है। फिर अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, तो वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर जो एचआईवी संक्रमण की दर है वो कितनी है? वैश्विक स्तर पर वो है 32%। वैश्विक स्तर पर कितनी है? वो है 32%। मतलब 100 में
से 32 लोगों को HIV हो सकने की संभावना है या होता है। तो भारत ने 46% मतलब इसमें संक्रमण दर में वो करिए, कमी करिए, और वैश्विक स्तर पर है 32% की कमी। तो इसका सही उत्तर क्या है कि गिरावट हुई है। ए ऑप्शन इसका सही है। HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या रहा है? गिरावट हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है केरल। तो अभी क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार एक विधेयक लेकर आई, विधानसभा में विधेयक लेकर आई। विधानसभा में क्या लेकर आई है? विधेयक, आरक्षण विधेयक लेकर आई है। विधेयक लेकर आई। इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने अपने यहाँ, अपने राज्य में आरक्षण को 76% कर दिया, टोटल आरक्षण को। अब देखा जाए तो आरक्षण का बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा इन्होंने ऐसे करा है कि एसटी जो लोग हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल लोग हैं, उन्हें दिया है 32% आरक्षण, और जो ओबीसी हैं, ओबीसीओ को दिया है 27% आरक्षण, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब ये 27% है। और एससी को दिया है 13%। एससी को कितना दिया? 13% आरक्षण। और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को दिया 4%। अब जोड़ो तो ये 76% हो गया लगभग। तो ये 76% आरक्षण लेकर आई है कौन? छत्तीसगढ़ सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी विधानसभा में आरक्षण विधेयक लेकर आई और अपने यहाँ आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया, एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13%, ईडब्ल्यूएस को 4%, टोटल 76% कर दिया आरक्षण। अगला सवाल, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु के मंदिरों में यह कर दिया गया है कि आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। और मंदिर संचालक या मंदिर कमेटी को यह निर्देश दिया है कि आप अपने मंदिरों में क्या करें कि एक मोबाइल जमा करने के लिए, मतलब फ़ोनों को इकट्ठा करने के लिए एक रूम बनाएं। ये भी आदेश इन्होंने दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? मद्रास उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि तमिलनाडु के जो मंदिर हैं, और उसके पीछे रीजन ये दिया है कि मोबाइल फ़ोन ले जाने से मंदिरों की पवित्रता भंग होती है। अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य सिलचर सिलहट महोत्सव की मेजबानी करता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो सिलचर पड़ता है अपना कहां पे? असम में। सिलचर कहां पड़ता है? यह पड़ता है अपना असम में। और सिलहट खंड पड़ता है कहां? सिलहट खंड पड़ता है क्या? बांग्लादेश में। तो ये दोनों मिलकर, सिलचर और सिलहट, असम और बांग्लादेश सरकार मिलके अपनी सांस्कृतिक और दूसरी क्या, भाषाई समरूपता का जश्न मनाते हैं। क्योंकि लगभग सिलचर और सिलहट की भाषा भी सेम है और इनका रहने का, खाने का, पीने का सब लगभग मतलब कल्चर भी सेम ही है। तो ये लोग इस महोत्सव के माध्यम से, सिलचर सिलहट महोत्सव के माध्यम से
असम और बांग्लादेश अपनी भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता का जश्न मना रहे हैं। और साथ में ये कहा है कि भारत की 75वीं वर्षगांठ, भारत की 75वीं वर्षगांठ और बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ इसका भी जश्न भी ये साथ में मना रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? असम। असम इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देख लेते हैं। यूपीआई मार्केट शेयर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए थर्ड पार्टी एप्स के लिए नई समय सीमा क्या है? तो अभी क्या हुआ, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसने क्या किया कि जो हमारे थर्ड पार्टी एप्स हैं, मान लो जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम है, बहुत सारे हैं, फोन पे, ये सब, इन सारे ऐपों की जो समय सीमा थी वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी। 2022 को ये क्या हो रही थी? समाप्त हो रही थी। तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या करा है, इस समय सीमा को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। समय सीमा को क्या कर दिया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो 2022 + 2 बराबर कितना हो गया? 2024 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 2024। अगला सवाल देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी क्या हुआ, एसबीआई ने क्या करा है, 7.5% की दर से कूपन जारी करें। कूपन जारी मतलब ये ऐसे कूपन है, अगर आप इन्हें खरीदते हैं ना, इन्हें खरीदेंगे तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। और ये कूपन जारी करके एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। और सार्वजनिक क्षेत्र की ये पहली ऐसी बैंक बन गई है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के, एसबीआई ने अपने पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में, इन नहीं है, किन शहरों का, टाइपिंग मिस्टेक है, किन शहरों को शीर्ष पर रखा गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन ए सिंगापुर और दुबई, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क और सिंगापुर, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और टोक्यो, ऑप्शन डी है सिंगापुर और लंदन। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट, सबसे पहले यह ध्यान रखना कौन पब्लिश करता है, कौन पब्लिश करता है? EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU पब्लिश करता है रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें एक चीज बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, वो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रशिया और वर्सेस यूक्रेन, जब से ये वॉर शुरू हुआ है तो रहने की कीमत में, लिविंग कॉस्ट में, रहने की कीमत में 8.1% की बढ़ोतरी हो गई है। कितने की बढ़ोतरी? तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध से कीमतों में किस तरह से उछाल आ रहा है। तो और इसमें यह भी कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा रहने की कॉस्ट आती है वो कहाँ आती है?
तो वो दो शहर हैं, उनका नाम क्या क्या है, एक न्यूयॉर्क है और दूसरा सिंगापुर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। अगर आप न्यूयॉर्क और सिंगापुर में रहते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगला सवाल, किस देश ने पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर की जमा अवधि प्रदान, डिपॉजिट टर्म प्रदान की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो अभी क्या हुआ, पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने, पाकिस्तान सेंट्रल बैंक पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने घोषणा करी है कि हमें 3 बिलियन डॉलर की डिपॉजिट टर्म दी है। किसने दी है, डिपॉजिट टर्म किसने दी है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब ने दी है। अभी हाल ही में किसने दी है, सऊदी अरब ने। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने अभी वो करी है घोषणा कि सऊदी अरब द्वारा हमें 3 बिलियन डॉलर की डिपॉजिट टर्म दी गई है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस देश ने प्रमुख पाकिस्तानी विरोधी आतंकवादी समूह और उसकी अलकायदा शाखा को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अलकायदा शाखा और कौन सा है, वैश्विक आतंकवादी की, अलकायदा को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कर दिया है। और ये पाकिस्तानी विरोधी है। पाकिस्तानी विरोधी इसलिए हैं क्योंकि ये अफगानिस्तान में का ये एक समूह है। और ये शामिल किसने करा है, अमेरिका का ये कहना है कि भाई साहब ये पाकिस्तान का विरोध करते हैं अलकायदा, और इनके कुछ ग्रुप पाकिस्तान में भी सक्रिय हैं। तो अमेरिका अब आजकल पाकिस्तान की तरफ रुझान ज़्यादा दिखा रहा है अपना, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में एक नई दंड संहिता लागू की है जिसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है? तो अभी क्या हुआ कि 1987 की एक दंड संहिता थी। इसमें ऑप्शन है अपना, एक चीन है, दूसरा ऑप्शन है क्यूबा, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो 1987 की दंड संहिता को संशोधित कर दिया है। किसने कर दिया है? क्यूबा ने कर दिया है। क्यूबा ने 1987 की दंड संहिता को संशोधित कर दिया और क्यूबा में इसका विरोध शुरू हो गया है। तो इसका सही उत्तर है क्यूबा। विरोध का कारण ये है कि ये कहना चाह रहे हैं विरोध के माध्यम से कि संशोधित दंड संहिता में हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और रहने की आज़ादी को छीन लिया गया है। ये वहाँ के कुछ संगठनों का कहना है। तो इसका सही उत्तर है क्यूबा में इसका विरोध शुरू हो गया। अगला सवाल, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अभी फिलहाल में क्या हुआ, सौराष्ट्र की एक टीम है, रणजी टीम सौराष्ट्र, और एक टीम है महाराष्ट्र। दोनों के मध्य मैच हुआ था अहमदाबाद में, मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद, जिसका नाम अब कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहां पे ये मैच चल रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया। तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट से संबंधित है, विजय हजारे। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी का जो चैंपियन बनाया, कौन बनाया? सौराष्ट्र बनाया। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को
5 विकेट से हरा दिया। अगला सवाल, अपने उत्कृष्ट विभाग के सदस्यों साउल बाउंड टोकन को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो ये पहल तमिलनाडु पुलिस विभाग द्वारा शुरू करी गई है। तमिलनाडु पुलिस विभाग द्वारा शुरू करी गई है और ये अपनी तरह की पहली पहल है, अपने जैसी अपने तरह की पहली पहल है। तो इसका उत्तर क्या है? सही उत्तर तमिलनाडु। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संगठन ने खुलासा किया है कि 2022 में 100 मिलियन से अधिक लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है UNHRC, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है UNICEF यूनिसेफ, ऑप्शन डी है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 2022 में 100 मिलियन से अधिक लोगों को उनके देश से, जो पहले से रह रहे थे अपने देश में, उन्हें जबरन विस्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर है क्या? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही उत्तर क्या है इसका? UNDP। अगला सवाल देख लेते हैं। किस कंपनी ने चैट जीपीटी नाम से एक नया डायलॉग आधारित चैटबॉट विकसित किया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है ओपन एआई, ऑप्शन डी है मेटा, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा। तो ओपन एआई इसका सही उत्तर है। ओपन एआई ने एक नया चैट जीपीटी नाम से एक नया डायलॉग चैटबॉट विकसित किया है। ओपन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी है। एक छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्या नाम है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पक्षी का? छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी है पहाड़ी मैना। तोता मैना सुने हैं ना, तो पहाड़ी मैना है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी, पहाड़ी मैना। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इस पहाड़ी मैना का सबसे ज़्यादा आबादी यहीं पाई जाती है इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ये याद रखना, पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी है और इसकी सर्वाधिक आबादी छत्तीसगढ़ में इसी में पाई जाती है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संस्था ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जारी की है? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है FAO, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये रिपोर्ट पब्लिश करी है किसने? WHO ने। तो सही उत्तर क्या है इसका? WHO। रिपोर्ट याद रख लेना, 1-2 रिपोर्ट हर पेपर में पूछता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रोल आउट सोलर एरे स्थापित किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है JAXA, ऑप्शन डी है ESA। तो अभी नासा के 2 साइंटिस्ट गए थे, उन्होंने अपने अंतरिक्ष स्टेशन में रोल आउट सोलर एरे
स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? नासा। अगला सवाल देख लेते हैं। दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग विभाग की स्थापना की गई है और इस विभाग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2000 से अधिक पदों को सृजित किया गया है। सरकारी नौकरी अधिक से 2000 से अधिक पदों को सृजित किया, मतलब नए पद बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग विभाग स्थापित करा गया और ये दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन? महाराष्ट्र। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। जय हिंद।